आज हम लोग देखेंगे क्लास 7th में अयोग व आफ्टर साउंड्स। तो देखिए आफ्टर साउंड से आप समझ सकते हैं कि पीछे वाले वर्ड मतलब बाद वाले वर्ड्स। तो देखिए अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनि न स्वर हैं न व्यंजन। जैसे कि देखिए अतः, अंतःकरण आदि, इनका दोनों स्वर तथा व्यंजन के साथ योग नहीं है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। और आहा विसर्ग का चिन्ह, देखिए ये जो विसर्ग का मैंने चिन्ह बनाया हुआ है तो विसर्ग का चिन्ह है तथा प्रयोग अग्र प्रकार है। अतः अंतःकरण आदि मतलब इनका जो प्रयोग है वो कहाँ पीछे वाले अंत में होता है, पीछे वाले शब्द पे होता है। देखिए अब हम देखेंगे विसर्ग का उच्चारण। विसर्ग भी अनुस्वार की ही भांति स्वरों के बाद प्रयुक्त होते हैं। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। आजकल हिंदी की प्रकृति से विसर्गों का कोई संबंध नहीं रहा है। कहने का अर्थ यह है कि विसर्ग भी अनुस्वार की तरह ही होते हैं, लेकिन ये कहाँ स्वरों के बाद इनका प्रयोग कब होता है? स्वरों के बाद। देखिए विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद। तो देखिए भाषाई ध्वनियों का उच्चारण मुख से होता है, किंतु ध्वनियों के उच्चारण स्थान मुख के भीतर भी अलग अलग है। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं कि जो भी वर्ण हमारे मुख के जिस भी भाग से बोला जाता है वह उसी भाग का उच्चारण स्थान बन जाता है। उच्चारण स्थान के आधार देखिए, अब देखिए कंठ वर्ण। तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ गला से होता है उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे कि छोटा बड़ा क ख ग घ ण हा और विसर्ग क्या है? ये हमारे कंठ वर्ण है। अब हम देखेंगे तालव्य वर्ण कि तालु से उच्चित वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि छोटी बड़ी च छ ज झ या और श तालव्य वर्ण है। इसके बाद मूर्धन्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मूर्धा दांतों से ऊपर खुरदरे स्थान को स्पर्श करती है वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते। तो देखिए जीभ मूर्धा मतलब जीभ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमारे मुख के अंदर जो जीभ के ऊपर वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं मूर्धन्य। जैसे कि री ट ठ ड ढ ण रा और श मूर्धन्य वर्ण है। इसके बाद अब हम देखेंगे दंत वर्ण कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान दंत होने से वे दंत वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि देखिए ल स त थ द ध न दंत वर्ण है। अब हम देखेंगे ओष्ठ वर्ण कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जीभ के संयोग से ओंठ मतलब जीभ के साथ साथ ओंठ भी उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? उन वर्णों के स्थान को हम कहते हैं ओष्ठ वर्ण। जैसे कि छोटा ऊ बड़ा ऊ प फ ब भ म ओष्ठ वर्ण है। अब हम देखेंगे नासिक्य वर्ण। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के उच्चारण में नासिका भी सहायक होती है। नासिका की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को नासिक्य वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के उच्चारण में, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ये होते हैं पा वर्ग, इनका पांचवा अक्षर ये 5 अक्षरों का समूह बनता है, उन समूहों को वर्ग कहते हैं। तो जो का वर्ग का जो हमारे 5 अक्षर होते हैं उसका पांचवा अक्षर होता है वो उसका उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से होता है। तो नासिका की सहायता से बोले जाने वाले जो भी नाक की सहायता से जिन वर्णों का हम उच्चारण कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? वो नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि देखिए अं अंग णा इया ड़ा ना और म नासिक्य वर्ण है। अब हम देखेंगे कंठ तालव्य वर्ण। जो वर्ण कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। मतलब गले से भी बोले जाएंगे और तालु से भी बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं। ये कौन कौन से? ए और आय कंठ तालव्य वर्ण है। अब हम देखेंगे कंठोष्ठ वर्ण। कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। ओ और आओ मतलब गले और होंठ दोनों को मिलाकर ये बोले जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ वर्ण होता है।
वर्ण है हमारे ओ और औ। अब हम देखेंगे दंतोष्ठ वर्ण। जो वर्ण दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं, जैसे कि वा और फा। तो आप आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आप कहाँ से हैं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।